गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। आज जहां टेस्ट नंबर 7 होने वाला है। 6 टेस्ट हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं एंशिएंट में, और अब मिडेबल में एक टेस्ट आज से शुरुआत कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन का सेट होगा। जल्दी बच्चे जुड़ेंगे ताकि पोल वगैरह लगाने का समय ठीक से मिल पाए। अपेक्षा होगी कि बच्चे थोड़े से ध्यान से अपने प्रश्नों को देखेंगे, और ध्यान से देखेंगे मतलब स्टेटमेंट वाइज होता है तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक दो बार रिपीट करेंगे तो अपने आप आंसर दिख जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को बनाने के पीछे उद्देश्य होता है कि आपका रिवीजन करवाया जा सके। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है फिर आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी ही होगी। तो चलिए देखते हैं, एक बार चैट और क्लास की शुरुआत करते हैं। उसी समय क्लास की शुरुआत करेंगे। तनु, छवि, ज्योति, खुशी, शिवम पाल। चलिए, सभी बच्चे आ चुके हैं। कोई दिक्कत होगी यहाँ से पूछेंगे। नमस्ते गोरक्ष जी, और रेडी हैं छवि, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, नमस्ते सभी बच्चों को, वेरी गुड मॉर्निंग। वॉइस रिपीट हो रहा है तो वॉइस तो यहाँ ठीक है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार अपने को देख लेंगे। एक ही वंश से राज्य को क्या हानि होती है? एक ही वंश से क्या राज्य को कोई हानि नहीं होती है, जब तक कि योग्य उत्तराधिकारी रहे। लोकतंत्र वैसे सबसे अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ की योग्यता को पहचान मिलती है। एक ही वंश का रहेगा तो हो सकता है कि अयोग्य व्यक्ति ही सत्ता में आ जाए। अयोग्य व्यक्ति जैसे पिता के बाद पुत्र, जरूरी तो नहीं है कि योग्यता उसको होगी। जो वंश परंपरा है उसमें पिता के बाद पुत्र बनेगा, और आवश्यक नहीं है कि सभी पुत्र होशियार हो ही। तो ऐसे में राज्य को झेलना पड़ेगा एक बुरे राजा को। जबकि अगर योग्यता के आधार पर, चयन के आधार पर, जैसे भारत में या अन्य जगह पर निर्वाचन होता है, निर्वाचन में जनता तय करती है कि किसे चुनना चाहिए, तो योग्य व्यक्ति को चुनने का मौका मिलता है। ये बात अलग है कि जनता भी कभी कभी गलत चुन लेती है जातिवाद, धर्मवाद के कारण से। अदरवाइज यहाँ ऑप्शन होता है जनता के पास कि हम सबसे बेहतर कैंडिडेट को चुन सकें। ये अंतर होता है लोकतंत्र और राजतंत्र में। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे टेस्ट की। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार से, ध्यान से देंगे और मैं आपको पर्याप्त टाइम दूंगा पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं फिर पोल लगा दूंगा। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? मध्यकाल के संदर्भ में चर्चित रहा वैत उल हिकमत दूसरी भाषा के ग्रंथों का अनुवाद करने वाला विभाग था। दूसरा है, खिलाफत नामक संस्था इस्लामिक दंड विधान का विभाग था, जिसमें इस्लामिक नियमों से दंड दिया जाता था। क्या सही होगा? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? मध्यकाल के संदर्भ में चर्चित रहा बैत उल हिकमत दूसरी भाषा के ग्रंथों का अनुवाद करने वाला विभाग था। और दूसरा है कि खिलाफत नामक संस्था इस्लामिक दंड विधान का विभाग था, जिसमें इस्लामिक नियमों से दंड दिया जाता था। मैंने ये मार्क लगा दिया। इसका मतलब है कि जब यह मार्क आपके पास पहुंचेगा, यानी आपके स्क्रीन पर जाएगा, तो मैं पोल वहां पर लगा दूंगा ताकि आप अपने आंसर को दे सकें। पोल के माध्यम से आंसर देंगे ताकि परेशानी नहीं हो। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है, तो एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या इसका आंसर होगा। पूछा जा रहा है कौन सा सत्य, कौन सा सत्य है, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान से उत्तर देंगे, नहीं तो पहला ही गलत हो जाएगा, जैसा कि मैं कुछ बच्चों का देख रहा हूं कि गलत वो कर भी रहे। तो सविता का तो चलिए मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अब पोल लग गया है तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि किसका सही हुआ किसका गलत हुआ। लेकिन शायद आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं अपने पढ़ाई से। स्वाभाविक है कि जब पढ़े पहले नहीं पढ़ा है तो थोड़ी दिक्कत तो आपको होगी ही होगी। जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका यूज कहाँ करना है। तो चलिए, जो बच्चे गलत कर रहे हैं एक बार सीख लेंगे, फिर से दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। मध्यकाल के संदर्भ में चर्चित रहा बैत उल हिकमत अनुवाद विभाग था, और खिलाफत नामक संस्था इस्लामिक दंड विधान का एक तरह से की प्रक्रिया को दिखाता है, जहां पर कि एक तरह से दंड दिया जाता था। 46% बच्चे अभी तक तो आंसर सही दे चुके हैं। कुछ बच्चे गलत भी दे रहे हैं, जिसका कोई कुछ बच्चे तो है ही जो गलत देंगे। संजना पाल, खुशी मौर्य, सैफानाज और सुनीता साक्य।
मैक्सिमम बच्चों का मैं देखता हूँ ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ भी गया है, लगभग 49% के आसपास बच्चे यहाँ पर सही उत्तर दे पाए, जो कि ठीक ठाक ही स्कोर माना जाएगा। आंसर केवल क्या होगा, ए होगा। जो बच्चे अन्य आंसर दे रहे हैं ए बी सी डी, ए को छोड़ करके बी सी डी कुछ भी दे रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें खिलाफत के बारे में जो मैंने बताया था कि खलीफा से खिलाफत बना हुआ है, जो इस्लामिक साम्राज्य का मुखिया होता था उसको खलीफा कहा जाता था, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इनका ही स्थान होता था, इसी से खिलाफत मूवमेंट भी चला था, कई बातें इस पर हुई थी। इसका मतलब है उसके दिमाग में बातें बैठी ही नहीं है। तो एक बार और पढ़ लेंगे क्लास को। जब तक आप नहीं कंफर्म हो जाते हैं, आपको लगता है नहीं है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब तक उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि इससे अधिक पढ़ने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई भी पढ़ाए, इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। मध्यकाल में हुए तकनीकी परिवर्तनों ने किन परिवर्तनों को बढ़ाने का काम किया, किन परिवर्तनों को सहारा दिया। मध्यकाल में हुए तकनीकी परिवर्तनों ने किस या किन परिवर्तनों को सहारा दिया। नई तकनीकी का समावेशन होता है, निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, विदेश व्यापार में बढ़ोतरी हुई और मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पतन हो गया, मौद्रिक अर्थव्यवस्था डिक्लाइन हो गया। क्या सही होगा आंसर? 1 and 2, 1 2 3, 2 3 4 एंड 1 2 3 4, क्या इसका आंसर हो जाएगा? ध्यान देंगे। मध्यकाल में हुए तकनीकी परिवर्तन ने किस या किन परिवर्तन का सहारा दिया। नई तकनीकी का समावेशन हुआ, निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हुई और मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पतन हो जाता है। इनमें से क्या आपका आंसर अब देने लायक हो गया है? क्या आंसर आपका देने लायक हो गया है? एक बार आप जस्टिफाई कर लेंगे और उसके बाद मैं पोल लगा देता हूँ। जैसे ही पोल लगाऊंगा उसके बाद भी आपको 1 मिनट का समय रहेगा, 1 मिनट का समय उसके बाद भी रहेगा, वहाँ से भी आप अपने आंसर को देख सकते हैं। तो आंसर जो रहेगा, अब आपके पास 1 मिनट का समय है उत्तर देने का। सभी बच्चों के पास आशा करता हूँ कि पहुँच गया होगा, क्योंकि जहाँ से मैं देख करके बता रहा हूँ कि आपके पास पहुँच गया होगा, वह सिस्टम आपके जैसा ही है। तो आंसर यहाँ पर आप लगाएंगे। अनिल कुमार बिल्कुल ठीक है, खलीफा का साम्राज्य आपने सही लिखा था। आंसर देंगे यहाँ पर जो बच्चे दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं 1 2 3 4। तो चलिए सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के देंगे कि 1 2 3 4 का मतलब है कि चारों सही है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पतन होता है, तो क्या सल्तनत काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पतन हुआ या गुप्तोत्तर काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पतन हुआ था? तो या तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था होता क्या है। क्वाइंस सिस्टम की बात हो रही है जिसमें हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, और एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। जब हम मुद्रा का प्रयोग करने लगते हैं तो उसको कहते हैं मौद्रिक व्यवस्था। तो सल्तनत काल से क्या मौद्रिक व्यवस्था का पतन हो गया? मुझे तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कैसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने 1 2 3 4 सब लगाया है, डी का आंसर दिया है। डी में जब हम जा रहे हैं तो 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। तो यश शर्मा, जुनैद खान, चलिए ठीक है, एम के, नीतू, अनिल, सबका आ रहा है और लगभग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ठीक ठाक स्कोर आया हुआ है, और यह है आपका 60% का। यह नहीं होगा, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पतन नहीं होता है, बल्कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था का उत्थान होता है। इससे पहले हमने देखा था 900 एडी के आसपास मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पतन हो गया था, क्योंकि व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया बाधित हो गई थी। तो चौथा नहीं होगा, तो चौथा नहीं होगा, 1 2 3 तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया स्कोर रहा इसमें, आप सभी बच्चों के सही रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? किस राजवंश की स्थापना चोल काल के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, किस राजवंश की स्थापना चोल काल के बाद हुआ? होयसल राजवंश, यादव राजवंश, चालुक्य राजवंश, सातवाहन राजवंश, गजपति राजवंश। इनमें से किसकी स्थापना चोल काल के बाद हुआ था? यानी जब चोल साम्राज्य का पतन हो गया था, उसके बाद किस राजवंश की स्थापना हुई थी? होयसल, यादव, चालुक्य, सातवाहन, गजपति। 1 2 and 5, 1 2 3, 2 3 5, 1 2 3 4 5, किसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी? किसके माध्यम से? जब चोल साम्राज्य का पतन हो गया उसके बाद किसकी स्थापना हुई थी? हाँ बिल्कुल ठीक है अनिल जी, आपने सही कहा।
एक बार आप आंसर यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि मैंने लगभग आपको 2-3 बार पढ़ करके सुना दिया है, और ये मार्क जैसे ही आपके पास जाएगा मैं यहाँ पर पोल लगा दूंगा, ताकि 1 मिनट के अंदर आप इसका उत्तर दे सकें। तो यहाँ पर जो स्थापित होता है, जो वंश स्थापित होता है, वह कौन सा होता है, किसके बाद? चोल काल के पश्चात। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा अपना, मैं एक बार लगा देता हूँ आपके लिए, आंसर हमारा हो जाना है ये वाला। चलिए, अमित यादव, बहुत बढ़िया, आपके लिए लगा दिया गया है, पोल लगा दिया गया है। एक बार इसमें पोल के माध्यम से अपना आंसर दे देंगे, फटाफट देंगे, देखिए बहुत वर्क नहीं हो, टाइम नहीं होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जो बच्चे दे रहे हैं वो तो महान ही माने जाएंगे। जो 1 2 3 4 बच्चे दे रहे हैं उनकी तो बात ही अलग हो जाती है, कि जब वो सातवाहन वंश को भी कह रहे हैं कि चोल काल के बाद हुआ है, कोई सीक्वेंस उनके दिमाग में स्थापित नहीं हुआ है। दोबारा फिर से पढ़िए, मुझे नाम पता नहीं चलेगा पोल में कि किसने गलत दिया है किसने सही दिया है। आप आकलन कीजिए। आपको मैं आईना दिखा रहा हूं कि अभी तक आपने कुछ भी रिवाइज नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर 1 2 3 4 5 दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वनडे एग्जाम की मानसिकता से अभी आप ग्रसित हैं। अभी आपको सिविल सेवा के लिए जाने में थोड़ी सी सहायता ये करनी होगी अपने आप की, कि बार बार उस क्लास को पढ़ें। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि वह पीडीएफ पढ़ करके ही काम चला लेता है, जो बहुत ही बुरी प्रक्रिया है। जब आप क्लास नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वास्तव में क्या क्या बातें हो रही है। चालुक्य नहीं होगा, सातवाहन नहीं होगा, तो 1 2 एंड 5 हो जाएगा आंसर। 1 2 एंड 5, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका परसेंट तो मैंने नहीं देखा, शायद तब तक खत्म हो गया था। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुल सिद्धांत के तहत किस राजपूत राजवंश की गणना नहीं की जा सकती है। यानी कौन सा राजपूत राजवंश अग्निकुल के सिद्धांत के साथ मैच नहीं खाता है। अग्निकुल का सिद्धांत चंद्रवरदाई ने दिया था, हम लोगों ने देखा था। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुल सिद्धांत के तहत किस राजपूत राजवंश की गणना नहीं की जा सकती है। चंदेल है, चौहान है, प्रतिहार है, गहड़वाल है। इनमें से किसकी गणना नहीं की जा सकती है। 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4 एंड 1 2 3 4। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुल सिद्धांत के तहत किस राजपूत राजवंश की गणना नहीं की जा सकती है। क्या वह चंदेल है, क्या वह चौहान है, क्या वह प्रतिहार है, क्या वह गहड़वाल है। 1 2 4, 1 2 3, 1 एंड 4, 2 3 4। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, एक बार आप देख लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए, समय नहीं होता है, कम ही समय में हमें देखना होता है। होयसल यादव, ठीक है। पूजा, बढ़िया है, आपने सही उत्तर दिया है। तो यहां पर है किसकी गणना नहीं की जा सकती है, किसकी गणना नहीं की जा सकती है। यहां पर मंदाकिनी, ध्यान से उत्तर देंगे बच्चे। तो आंसर जो हो जाएगा इसका, आंसर जो इसका हो जाएगा आपका ये होना चाहिए, मैं लगा देता हूँ। 60 सेकेंड का पोल आपके पास जा रहा है, 45 सेकेंड में थोड़ा कम हो जाता। तो एक बार आप फटाफट आंसर दे देंगे, मुझे लगता है कि आसानी से आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि कुछ विकल्प ही मैंने ऐसे बनाए हैं जिसमें कि आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कठिनाई होनी नहीं चाहिए, ऐसा विकल्प मैंने बनाया है। ए में 14%, ए में 9%, 16% आपका सी में है। 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 कौन सा सिद्धांत नहीं है यह पूछा जा रहा है। और जो बच्चे आंसर दे रहे हैं आपका सी दे रहे हैं, तो वो तो समझ लें कि फिर उन्होंने अग्निकुल का सिद्धांत नहीं समझा। अग्निकुल का सिद्धांत असल में चंद्रवरदाई के द्वारा दिया गया है, जो पृथ्वीराज चौहान के ही शासनकाल का भाट समुदाय का था। तो चौहान को तो रखेगा ही रखेगा, चौहान को तो नहीं रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसी के लिए तो लिखा गया था, अग्निकुल सिद्धांत उसी के लिए दिया गया था। इसलिए जहां पर भी चौहान है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। चौहान को एलिमिनेट करेंगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। लगभग आपका जो आ रहा है आंसर, वह आ रहा है आपका 57% के आसपास, या 58% में मान के चलता हूँ, 58% के आसपास आंसर है। देखिए जहां पर भी चौहान है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि चौहान साहब तो होंगे ही होंगे, जहां भी चौहान है वह तो होगा ही होगा। इसलिए कि चौहानों को लेकर के ही तो लिखा गया था, चंद्रवरदाई के द्वारा ही तो लिखा गया था।
तो चौहान को एलिमिनेट करेंगे तो अपने आप दूसरा आंसर निकल करके आएगा। विकल्प इसी हिसाब से बनाए ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, जिस काल में गजनवी का भारत पर आक्रमण हो रहा था उस काल में निम्नलिखित में से कौन सा वंश भारत पर शासन कर रहा था? जिस काल में गजनवी का भारत पर आक्रमण हो रहा था 1000 से लेकर के 1025 से 27 के बीच में हम देखते हैं कि गजनवी भारत पर आक्रमण करता है। पूछा जा रहा है कि जिस काल में गजनवी का भारत पर आक्रमण हो रहा था उस काल में निम्नलिखित में से कौन सा वंश भारत पर शासन कर रहा था? क्या वह मौखरी वंश था? क्या वातापी का चालुक्य वंश था? क्या वह सोलंकी वंश था? क्या वह चंदेल वंश था? कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? 1 and 2, 3 and 4, 1 2 3 and 1 2 3 4। कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? एक बार आपके पास ये आंसर आ जाए तो मैं यहाँ पर पोल लगा देता हूँ 1 मिनट का, क्योंकि उसके बाद भी आपको आंसर देने का समय होता है। सभी का शिवांगी कुशवाहा होता है, कमेंट शो होता है, लेकिन नाम सबका नहीं लेते हैं, जिसका सामने आता है उसी का लेते हैं। तो आप लोग नाम लेने वाले में परेशान मत होइएगा। नाम लेने वाले में परेशान मत होइए कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, उसका क्यों नाम नहीं लिया। ये सब बहुत ही मतलब सब स्टैंडर्ड की प्रक्रिया है। वो तो जो सामने नाम आ जाता है उसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो आंसर आपका जो हो जाएगा वह ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, मुझे लगता है कि इसमें एक एलिमिनेट कर देंगे कि आसानी से आपको मिल जाते। हड़बड़ मत कीजिए टुनटुन भारती, पर्याप्त समय मैं देता हूँ ना आपको, पर्याप्त समय तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं हड़बड़ करने में क्या है, कौन सा शासन कर रहा था पूछ रहा है, तो बच्चे आंसर दे रहे हैं अलग अलग प्रकार के। एक आंसर तो नहीं मिल पाया। 24% बच्चे दे रहे हैं आपके ए ऑप्शन है, 27 25% है लगभग। चलिए कोई नहीं, मुझे लगता है कि आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने इस टाइप के इस डायमेंशन से आपको प्रश्न पहले भी पूछे हुए हैं। तो जिस काल में गजनवी का भारत पर आक्रमण हो रहा था उस काल में निम्नलिखित में से कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो मौखरी वंश तो गुप्त काल में हम देखते हैं, तो मौखरी वंश को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले किसको एलिमिनेट कर देंगे? मौखरी वंश को एलिमिनेट कर देंगे। आंसर हमारा जो मिल रहा है वह 50% के आसपास का आ रहा है। मौखरी वंश को एलिमिनेट करेंगे, खत्म हो जाएगा सारी कहानी। सारी कहानी तो यहीं खत्म हो गई, क्योंकि मौखरी वंश के शासक का विवाह हम देखते हैं गुप्त वंश में होता है। तो मौखरी वंश तो बहुत पहले होता था, उस समय तो 500-400 के आसपास ही हम देखते हैं मौखरी वंश था। तो भला अब कहाँ से होगा? इतने दिन तक तो वह वंश चलेगा नहीं। फिर वातापी का चालुक्य वंश भी 750 के आसपास समाप्त हो गया था, जब हम देखते हैं इसके स्थान पर राष्ट्रकूट शासन स्थापित हो गया था। तो 1 और 2 एलिमिनेट करेंगे तो अपने आप आंसर, वैसे 1 से ही मिल रहा था आंसर, फिर अपने आप बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास प्रसिद्ध चंदावर के युद्ध से रिलेटेड यह प्रश्न है। इतिहास प्रसिद्ध चंदावर के युद्ध से संदर्भित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह युद्ध तराइन की द्वितीय लड़ाई के बाद हुआ था। इस युद्ध में जो भारतीय शासक पराजित हुआ था वह चंदेल वंश का था। इस युद्ध में जो भारतीय शासक पराजित हुआ था वह चंदेल वंश का था। इस युद्ध के द्वारा अनहिलवारा नामक किले पर नियंत्रण हुआ था और कन्नौज का शासक पराजित हुआ था। क्या यहां पर सही होगा? कौन सा कथन सत्य है? यह युद्ध तराइन की द्वितीय लड़ाई के बाद हुआ था। इस युद्ध में जो भारतीय शासक पराजित हुआ था चंदेल वंश का था। इस युद्ध के द्वारा अनहिलवारा नामक किले पर नियंत्रण हुआ था और कन्नौज का शासक पराजित हुआ था। 1 तथा 2, 3 तथा 4, 1 तथा 4, 1 2 3 तथा 4। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपके पास समझने लायक पर्याप्त समय है कि आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मौखरी वंश से ही क्लियर हुआ था छवि। इसी तरह से हमें एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है। जैसे एलिमिनेट करेंगे आंसर अपने आप मिल जाएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद हुआ था। इस युद्ध में जो भारतीय शासक पराजित हुआ था चंदेल वंश का था। इस युद्ध के द्वारा अनहिलवारा नामक किले पर नियंत्रण हुआ था और कन्नौज का शासक पराजित हुआ था। क्या सही हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ये वाला। तो एलिमिनेट करना सीखेंगे तभी ना, जबकि हम क्रमबद्धता से पढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर क्रमबद्धता से पढ़ेंगे नहीं तो गलतियां होती चली जाएंगी, जैसा कि अभी भी आप गलती कर रहे हैं।
कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो मैक्सिमम बच्चों ने सबसे पहले ए लगाया है कि वही कथन सत्य है। तो ताज्जुब की बात है, इसका मतलब है कि हम क्या बार बार एक ही चीज़ कहना ठीक नहीं लगता है, पढ़ाई में कुछ दिक्कत तो है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपको पढ़ने का साधन नहीं है, अच्छे मैटर नहीं है, ये सब तो नहीं कहा जा सकता है। कोई दूसरी दिक्कत है वो बरकरार रहेगी और वही फिर आपको परेशानी में डालेगा। यह युद्ध तराइन की द्वितीय लड़ाई के बाद हुआ था। यह तो सही है कि द्वितीय लड़ाई के बाद हुआ था, 1494 में यह लड़ाई होती है, सॉरी 1594। आंसर जो हमारा आ रहा है अभी 32% बच्चों ने ही, 33% या 34% बच्चों ने ही सही उत्तर दिया है। यह युद्ध तराइन की द्वितीय लड़ाई के बाद हुआ था। तो 1194 में हम देखते हैं यह युद्ध होता है, तो 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई थी, यह तो सही हो जाएगा। इस युद्ध में जो भारतीय शासक पराजित हुआ था वह चंदेल वंश का था। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि गढ़वाल वंश का शासक जयचंद हुआ करता था। ये देखते हैं इस युद्ध के द्वारा अनहिलवाड़ा पर नियंत्रण हुआ था। जब ये लड़ाई कन्नौज में के लिए होती है तो अनहिलवाड़ा का गुजरात का कोई मतलब है नहीं। हाँ, कन्नौज का शासक जयचंद यहाँ पर पराजित हुआ था, जयचंद पराजित हुआ था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा 1 और 4। बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से इल्तुतमिश से संदर्भित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इल्तुतमिश से संदर्भित है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद था। इल्तुतमिश प्रसिद्ध अफरासियाब वंश का योद्धा था। इल्तुतमिश ने मंगोलों को लगातार पराजित किया था। क्या सही होगा? 1 तथा 2, 2 तथा 3, केवल 1, 1 तथा 3। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास तथा दामाद था। इल्तुतमिश प्रसिद्ध अफरासियाब वंश का योद्धा था। इल्तुतमिश ने मंगोलों को लगातार पराजित किया था। 1 और 2, 2 और 3, ओनली 1 और 1 और 3। तीनों तो खैर वैसे भी सही नहीं है, तो आप इसका आंसर देख लेंगे कि क्या सही हो सकता है, क्या आंसर आपके लिए निकलेगा। मैं यहाँ पर देता हूँ आपको विकल्प दे देता हूँ यहाँ पर कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। मैं एक पोल लगा देता हूँ। पोल जो आपका हो जाएगा वह होगा 1 मिनट का, क्योंकि 1 मिनट भी पर्याप्त होता है, तो बिल्कुल आप हड़बड़ाहट में मत जाइए, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। एकदम से हड़बड़ाहट में नहीं जाना है, आंसर आपको मिल जाएगा। अब से 1 मिनट का समय आपके पास मौजूद है, 58 सेकेंड का समय मौजूद है। तो एक बार आंसर देख लेंगे क्या सही हो रहा है। 57% बच्चे, 51% बच्चे कह रहे हैं 1 और 3, 1 और 3। इल्तुतमिश ने मंगोलों को लगातार पराजित किया था, तो कमाल का आंसर है आपका। अब देखते हैं कितने बच्चे सही दे पाते हैं, कितने बच्चे नहीं दे पाते हैं। आकाश कुमार कन्नौजिया, ज्योति चौहान, शिवांगी, ठीक है, खुशी, बहुत बढ़िया, अमित यादव। तो केवल यहाँ जो अभी तक अपने पास डाटा आ रहा है, सैफानाज, नीलाक्षी वर्मा का आंसर 1 और 2 है। तो अफरासियाब वंश का नहीं था ना यह, अगर देखा जाए तो अपने पास केवल 26%, अंशु यादव, दीपिका, विश्वकर्मा, कुमारी गीता है। चलिए, यहाँ पर अपने पास जो आया है अब केवल 27% के आसपास बच्चों ने सही उत्तर दिया है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद था। इल्तुतमिश प्रसिद्ध अफरासियाब वंश का था। अफरासियाब वंश का तो वैसे भी कोई नहीं था, लेकिन बलबन कहता है, इल्तुतमिश का कोई लेना देना है नहीं। और इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण हुआ ही नहीं था, तो मंगोलों को लगातार कैसे वो पराजित करेगा? समझने वाली बात है कि जब इल्तुतमिश के काल में कोई मंगोल आक्रमण हुआ ही नहीं है तो कैसे पराजित करेगा? इल्तुतमिश ने मंगोलों को लगातार पराजित किया। जब आक्रमण ही नहीं हुआ, पहली बार आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था, जलालुद्दीन मांगवरनी आ गया था, लेकिन उसने उसको मना कर दिया कि यहाँ का मौसम आपके लिए ठीक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अपनी स्थिति देखते जाइएगा कि अगर आपके पास इस हिसाब से कोर्स दिया जा रहा है तब भी परफॉर्म नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का वह प्रसिद्ध सेनानायक जो मंगोलों से मुठभेड़ के दौरान मारा गया था, कौन था? गाजी मलिक है, मलिक कफूर है, जफर खां है, कबीर खान है। अलाउद्दीन खिलजी का वह कौन सा प्रसिद्ध सेनानायक था जो मंगोलों से मुठभेड़ के दौरान मारा गया था?
एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है इस पर, क्वेश्चन तो खैर हर पूछे गए हैं, अलग अलग एंगल से पूछे जाते रहे हैं। वो कौन सा सेना नायक था इनमें से? विकल्प भी ऐसा है जहां की आसानी से हम ढूंढ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। 4 सेना नायक था, एक नुसरत खान था, एक अल्प खान था, एक उलुग खान था, एक जफर खान था, जो अलाउद्दीन खिलजी का 4 प्रमुख सेना नायक था। एक आपका मलिक कफूर भी था। 5 सेना नायक था, जिसमें से एक ऐसा था जो मंगोलों के साथ मुठभेड़ में यानी झगड़े में मारा गया था। और इसके ऊपर यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ, आंसर आपका जो बन करके आ रहा है, देखते हैं कितने % बच्चे देते हैं, क्योंकि जो बच्चे लगातार सही दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे थोड़ा सा परफॉर्म करें। टुनटुन भारती, चलिए, तो सभी बच्चे परफॉर्म करेंगे इसमें। मुझे लगता है कि आसान से आप आंसर निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। लगभग 45% बच्चे ने कहा बी, मलिक कफूर मारा नहीं गया था। मलिक कफूर अगर मारा जाता तब तो कहानी ही खत्म हो जाती। शहजाद खान MK, और बाकी सभी बच्चों का मैं देख रहा हूँ कि सभी बच्चों का सही आ रहा है, लगभग लगभग सही आ रहा है। तो अभी तक तो जो दिख रहा है 49%, 45%, 5% एंड 0%। डी कोई आंसर नहीं दे रहा है, कबीर खान का तो नहीं दे रहा है। चलिए, कम से कम इतना तो एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं होगा। मलिक कफूर तो बाद तक रहा ना। मलिक कफूर ने तो शासक भी बनने की कोशिश की थी, नायब ममलिकात भी बन गया था, तो वह कैसे मारा जाएगा? अगर वह मारा जाता तो फिर दक्षिण भारत का अभियान कैसे होता? तो लगभग लगभग अपने पास जो आंसर आ रहा है वह 48% का आ रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है, यह तो खैर होगा ही नहीं, यह तो बाद में जीवित भी रहता है, अंतकाल तक जीवित रहता है, और अलाउद्दीन खिलजी के वंश के विनाश में भी बड़ी प्रमुख भूमिका निभाता है। यह तो खैर होगा ही नहीं। होगा कौन? जफर खान हो सकता है। अगर नुसरत खान होता तो उसके साथ आप कंफ्यूजन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एकदम क्लीन आंसर था, गलती होने की गुंजाइश थी नहीं। लेकिन आप लोग तो गलत कर ही देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? बलबन सुल्तान बनने से पहले दास रह चुका था। उसने सिजदा और पैबोस की प्रथा आरंभ की, जो तुर्की नहीं एक फारसी परंपरा थी। और इसने प्रशासन में योग्यता और न्याय के आधार पर सभी, यहाँ पर वर्ग लिखना था, स्पेलिंग मिस्टेक है, सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया। बलबन सुल्तान बनने से पहले दास रह चुका था। इसने सिजदा और पैबोस की प्रथा प्रारंभ की, जो तुर्की नहीं था बल्कि एक फारसी परंपरा थी। इसने प्रशासन में योग्यता और न्याय के आधार पर सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया। 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 2 तथा 3, 1 तथा 3। क्या आंसर सही हो जाएगा? बलबन सुल्तान बनने से पहले दास रह चुका था। इसने सिजदा और पैबोस की प्रथा प्रारंभ की, जो तुर्की नहीं बल्कि एक फारसी परंपरा थी। इसने प्रशासन में योग्यता और न्याय के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा, आंसर जो आ रहा है वह आंसर मैं यहां पर लगा देता हूं आपके लिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि पर्याप्त समय आपने ले लिया है। तो आंसर अपना हो जाएगा ये वाला। आंसर क्या हो जाएगा? गोरक्षनाथ पांडे। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है, शानदार तरीके से आपने गलत किया है। शानदार तरीके से, जो बच्चे गलत करते हैं उनकी तो थोड़ी बड़ाई होनी ही चाहिए। आंसर यहाँ पर सभी बच्चे बुरी तरह से कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है कि बलबन यहाँ पर नस्लीय सिद्धांत को लागू करता है। बलबन यहाँ पर सभी वर्गों के कल्याण की बात नहीं करता है, खास करके प्रशासन में वह सभी वर्गों को स्थान नहीं देता है। वह हमेशा एक नस्लवादी नीति को लागू करता है। बलबन नस्लवादी नीति को लागू करता है, तो वह एक नस्लीय आधार देता है। जो उच्च वर्ग का तुर्की है, तुर्की लोग हैं, तुर्की सरदार हैं, केवल उनको ही यहाँ पर मौका देता है, सभी वर्गों को मौका नहीं देता है। तो केवल हमारे पास क्या हो जाएगा? केवल हमारे पास जो आ रहा है आंसर 35% के आसपास ही आंसर आ रहा है। केवल 35% के आंसर आ रहा है। तो चलिए 36%, और मैं इसी को लॉक करता हूं, 35 या 35% के आसपास बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। ये क्या है? बलबन ठीक है, सिजदा और पैबोस की प्रथा उसने प्रारंभ की, जो तुर्की नहीं बल्कि भारतीय परंपरा थी। और इसने प्रशासन में, क्या ये दास नहीं रह चुका था? किसने 2 और 3 वाला आंसर दिया? क्या ये दास नहीं रह चुका था? ये इल्तुतमिश का खुद ही दास रहा हुआ था।
इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और बलबन इल्तुतमिश का दास था। ये दास तो रहा हुआ ही था ना। इसने सिजदा और पेबोस की प्रथा आरंभ की, जो तुर्की नहीं बल्कि एक फारसी परंपरा है, और इसने प्रशासन में योग्यता और न्याय के आधार पर सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया। तो नस्लवादी नीति कौन लागू करता है? कौन कहता है कि जब हम निम्न कुल के व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी हाथ जो है तलवार के हत्थे पर चली जाती है ताकि मैं उसकी हत्या कर सकूं? ये निम्न कुल के व्यक्ति को, भारतीय मुसलमानों को ये देखना ही नहीं चाहता है। ये केवल उच्च कुल के तुर्की मुसलमानों को ही सत्ता में शामिल करना चाहता है। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि अलाउद्दीन सुल्तान से संदर्भित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अलाउद्दीन सुल्तान मतलब अलाउद्दीन खिलजी यहां पर लिखना था। खिलजी से संदर्भित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसने गुजरात को जीता था, लेकिन इससे पहले उसने देवगिरी पर चढ़ाई की थी। इसने गुजरात को जीता था, लेकिन इससे पहले इसने देवगिरी पर चढ़ाई की थी। इसने कुछ काल के लिए देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। तीसरा है, इसके काल में मंगोलों ने आक्रमण करके दिल्ली को घेर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में क्या सही होगा? कौन सा कथन सही है? इसने गुजरात को जीता था, लेकिन इससे पहले देवगिरी पर इसने चढ़ाई की थी। इसने कुछ काल के लिए देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके काल में मंगोलों ने आक्रमण करके दिल्ली को घेर लिया था। क्या सही होगा? 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1, 2, 3 और केवल 1 तथा 3। क्या आंसर यहां पर देना चाहते हैं? पर्याप्त समय आपको दिया गया है, एक बार और पढ़ेंगे और तब आंसर देंगे। गलत हो गया तो गलत हो गया, अब आगे से सही करके देखेंगे कि क्या सही होगा। प्रदीप कुमार का आंसर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आपके लिए, पोल लगा देता हूँ। मुझे लगता है कि पर्याप्त समय आपके पास जा चुका है। एक पोल लगाया जा सकता है, तो मैंने पोल लगा दिया है आपके लिए। आंसर जो हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए तेजी से। मैं मान के चलता हूँ कि सही आंसर इसको करना चाहिए, क्योंकि विकल्प ऐसे बने हुए हैं जिसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ABCD सभी में हमारे पास आंसर आ रहे हैं। 45% ए कह रहे हैं, 18% बी है, 22% सी है, 23% आपका डी हो जाता है। तो बच्चे कह रहे हैं ए का मतलब 1 और 2। इसने कुछ काल के लिए देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये कब से इसने मुझे तो नहीं पता था, इतिहास आज तक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कब इसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर लिया था, देवगिरी को कब इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करके ले गया था, पता नहीं। मुझे तो एक ही शासक के बारे में पता है, वह शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद किया और वहाँ पर उसने अपनी राजधानी को स्थापित किया। बाकी अगर आप लोग इतिहास के जानकार हैं तो आप अच्छे आंसर दे रहे हैं। मैं अपनी हार को स्वीकार कर लूँगा कि आपने ही सही आंसर दिया है। आंसर तो बुरी तरह से सभी बच्चों ने गलत दिया है। लगभग 33% के आसपास ही बच्चे सही जवाब दे पाए हैं। इसने गुजरात को जीता, लेकिन इससे पहले इसने देवगिरी पर चढ़ाई की थी। गुजरात को कब जीता है? गुजरात को यह जीतता है आपका 1299 में। देवगिरी पर पहली चढ़ाई इसने की थी 1296 में, यानी पहले कर लिया था। इसने कुछ काल के लिए देवगिरी को अपनी राजधानी क्यों बनाएगा? राजधानी का परिवर्तन तो केवल एक मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। इसके काल में मंगोलों ने आक्रमण करके दिल्ली को घेर लिया था, जाकर के यह श्रीनगर में छुपता है, ये लिखा हुआ है। 1 और 3 हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जिसने यह स्पष्ट विचार रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए? दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जिसने यह स्पष्ट शब्दों में रखा बात कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए? जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक। किसने कहा कि शासितों की इच्छा से ही हमें शासन चलाना चाहिए? कौन सा ऐसा शासक था जिसने पहली बार ऐसा कहा कि शासितों की इच्छा से ही हमें अपना शासन चलाना चाहिए? ठीक है प्रतिपाल, बिल्कुल आपने सही कहा। मयंक जी क्या समझ नहीं पाए इस बात को? क्वेश्चन तो बड़े आसान से होते हैं, लेकिन चूंकि रिवीजन नहीं हुआ होगा, आप लोग बहुत सारी क्लास करते रहते हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको दिक्कत हुई हो। लेकिन साल भर का परिप्रेक्ष्य होता है। अगर आप देखें
तो 1 साल में आपको यह कोर्स पूरा करना चाहिए। 2025 के बच्चों के लिए यह उपयोगी था। तो आप आराम से पढ़िए, और लगता है कि आप इतने बड़े विद्वान हैं कि एक बार पढ़ा सब कुछ याद हो गया। इतने बड़े विद्वान तो है नहीं आप, क्या मैं नहीं हूँ, मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। हर नई चीज़ों को समझने के लिए 2-3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ना पड़ता है। मैंने कहा इतिहास मैंने हजारों बार पढ़ा है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी कुछ मिल पाई है। आप एक बार में, 1000 बार में तो अंतर होगा, 999 बार पीछे हैं आप। तो आप या तो मेहनत नहीं करना चाहते हैं या मेहनत करने आता नहीं है। दोनों बातें हो सकती। जो जुनून होना चाहिए ना पढ़ाई में, वो जुनून नहीं दिखता है। आंसर गलत हो रहा है यह भी सभी बच्चों का, यह गलत होने लायक आंसर था नहीं, क्योंकि यह सब तो वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जनरली वन टाइप का यानी वन लाइनर टाइप का तो क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन 4-5 मैंने डाले हुए हैं ताकि आपके स्कोर आगे बढ़ सकें। गोरक्षनाथ पांडे बहुत बढ़िया, सजाद खान, संजना पाल, महिपाल सिंह, गीता, सभी बच्चों के आंसर सही हैं, लेकिन केवल 34% बच्चों के सही आंसर हमारे पास आ पाए। तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, इसके लिए सीधे इंफॉर्मेशन अपने पास है ही। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सबसे बड़ी बात होती है कि लगभग ये सब इस डायमेंशन से मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अलग तरीके से, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं लाया जाता है, लेकिन इस डायमेंशन से मैं टेलीग्राम चैनल पर भी ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुका हो, तो इसका मतलब वहां पर भी आप गलत करते होंगे, तभी यहां पर भी सही नहीं हो रहा है। देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। नव मुसलमान का तात्पर्य दिल्ली के एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले योद्धा से था। नव मुसलमान मंगोल मूल के थे। बलबन ने सैन्य विभाग का पुनः संगठन किया और जिसे आरिज कहा गया, और बलबन ने मीर बख्शी विभाग को दक्कन क्षेत्र में स्थापित किया। क्या सही होगा। नव मुसलमान का तात्पर्य दिल्ली के एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले योद्धा से था। नव मुसलमान मंगोल मूल के थे। बलबन ने सैन्य विभाग का फिर से संगठन किया, उसे आरिज विभाग कहा गया, और बलबन ने मीर बख्शी विभाग को दक्षिण क्षेत्र में स्थापित किया। क्या सही होगा। 1 and 2, 1 2 3, 1 and 4, 1 2 3 4, क्या सही हो जाएगा अपना उत्तर। नव मुसलमान का तात्पर्य दिल्ली के एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले योद्धा से था। नव मुसलमान मंगोल मूल के थे। बलबन ने सैन्य विभाग का पुनः संगठन किया, जिसे आरिज विभाग कहा गया है, और बलबन ने मीर बख्शी विभाग को दक्कन क्षेत्र में स्थापित कर दिया था। क्या इसका आंसर हो जाएगा। आंसर जो इसका होना चाहिए, जैसे ही मैं मार्किंग आपके पास पहुंच जाता है, मंदाकिनी ठीक है, शिवांगी, अनुष्का कुमारी, 11 का बी था, जो अब तो 12 पर आ गए ना, तो यहाँ आंसर आपका जो हो जाएगा, आंसर 12 का आंसर मैं अभी देना चाहता हूँ। 12 का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। देंगे अपना आंसर। पोल जा चुका है आपके पास, आंसर देंगे। आंसर जो आपका आ रहा है तकरीबन फर्स्ट फेज में सी दे रहे हैं 30% बच्चे। सी का मतलब 1 and 4 है। 1 and 4 है कि बलबन ने मीर बख्शी विभाग को दक्कन क्षेत्र में स्थापित किया। हालांकि अब तो काफ़ी समीकरण बदल रहा है, तेज़ी से आप लोग आंसर अलग अलग दे रहे हैं। 1 and 4 मीर बख्शी विभाग की चर्चा हमने तो आज तक नहीं की थी। अपना अगर पूरा का पूरा चैप्टर उठा लेंगे तो शायद मीर बख्शी की चर्चा आज तक तो मैंने नहीं की है, हालांकि आगे करना है। गोरख जी, छवि गिरी बहुत बढ़िया, सलोनी, प्रीतिपाल बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। नीलाक्षी वर्मा, सैफा, खुशी मौर्य, रामू, चलिए बहुत बढ़िया। बलबन का शासन दक्षिण में था ही नहीं, प्रदीप ने बिल्कुल सही कह दिया, बिल्कुल ही सही कहा। यहाँ 37 या मान लो 38% बच्चे ने सही उत्तर दिया है। तो बलबन का दक्षिण में तो था ही नहीं, नंबर 1। दूसरा है कि मीर बख्शी तो यहाँ पर था ही नहीं, ये तो विभाग सैन्य विभाग है, लेकिन मुगल काल का है, यहाँ इसकी चर्चा हुई नहीं अभी। सबसे बड़ी बात है कि अगर मीर बख्शी नहीं जानते थे, यह भी जानते कि डेक्कन में वो गया ही नहीं, कभी दिल्ली छोड़ के ही बाहर नहीं निकला था। एक बार केवल निकला था बलबन, और बंगाल गया था, बाकी वो दिल्ली छोड़ करके कभी बाहर जा ही नहीं सका। तो विकल्प ये तो वाला तो गलत है। बलबन ने सैन्य विभाग का संगठन करके दीवाने आरिज किया। नव मुसलमान मंगोल मूल के थे, जो कि जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करके जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली में रहना स्वीकार कर लिया था। तो नव मुसलमान का तात्पर्य दिल्ली में रहने वाले एक योद्धा समूह से था। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
इतिहास में वह व्यक्ति जो स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता है कौन कहे? इतिहास में वह व्यक्ति जो स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व महसूस करता था कौन था? हो सकता है कि यह आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो, वैसे तो एनसीईआरटी में है लिखा हुआ, शायद मैंने यह शब्द आपको ना लिखाया हो, एग्जैक्ट यह शब्द ना लिखाया हो। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने लिखाया था कि नहीं लिखाया था। अगर नहीं लिखाया हुआ तो फिर सबके लिए अंदाज वाली बात हो जाएगी। वैसे एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है। इतिहास में वह व्यक्ति जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था, मोहम्मद बिन तुगलक है, बलबन है, चंगेज खान है, जलालुद्दीन मांगबरनी है। कौन कहता है अपने आप को कि मैं ईश्वर का अभिशाप हूं? यहां पर एक व्यक्ति है, हो सकता है कि इसके बारे में आपको पता नहीं हो। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा बच्चे, मंदाकिनी। यहाँ आंसर अगर सभी बच्चे का गलत होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आंसर ये गलत हो सकता है आपका, क्योंकि आपने शायद वह किताब नहीं पढ़ा होगा जो एनसीईआरटी है, शायद उसको आपने नहीं पढ़ा होगा, तो मे बी पॉसिबल आपको कठिनाई यहाँ पर हो सकती है। चलिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ कुछ बच्चे सही तो जरूर कर पाएंगे, क्योंकि कुछ अंदाज भी दे रहे हैं। यहाँ पर आपका अगर गलत होता है तो मैं इसको मानूंगा कि चलो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा आपके लिए। और आप, मैं मान के चलता हूँ कि आप केवल और केवल मेरे द्वारा जो लिखाया जाता है पीडीएफ उसी को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक आप नहीं पढ़ते हैं, जबकि एक रिकमेंडेड रहता है कि आप एनसीईआरटी किताब साथ में पढ़ते चलें। तो जब बच्चे पूछते हैं कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, ऐसे ही मौके के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और अगर खुद से आप हार्ड कॉपी पढ़ते हैं तो आपकी समझ बढ़िया बनती है। तो यहाँ पर गलती तो बच्चों से हो जाएगी, तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको इससे पता चल जाता है कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, किताबों को भी पढ़ना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बहुत सारे बच्चों का तो सही आ रहा है, या तो उन्होंने सही समझ लिया होगा, और ठीक है एमके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर गलती हो सकती है। मैं यहाँ पर आंसर देख रहा हूँ लगभग 35% के आसपास, तो बुरा आंसर नहीं है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, केवल 38% का रिजल्ट दिया है। तो चंगेज खान यहाँ पर हो जाएगा। चंगेज खान जो मंगोल नेता था, वह अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13 का सी हो जाएगा। 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मामलुक वे होते थे जो जन्म से स्वतंत्र रहते थे और आगे अनिवार्यतः सुल्तान बन जाते थे। दूसरा है, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल में इलवारी वंश के शासकों ने शासन किया था। क्या सही होगा? मामलुक वे होते थे जो जन्म से स्वतंत्र होते थे और आगे अनिवार्यतः सुल्तान ही बन जाते थे। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल में इलवरी वंश के शासकों ने शासन किया था। केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। मामलुक कौन होता है? जो स्वतंत्र होता था जन्म से और आगे चल करके वो अनिवार्यतः, यानी जो मामलुक है वो अनिवार्यतः सुल्तान बनेगा ही बनेगा, ये कहने की कोशिश हो रही है। दूसरा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल में इलवरी वंश के शासकों ने शासन किया था। क्या विकल्प सही होगा? मुझे लगता है आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें तो कोई गलत होने की गुंजाइश हमारे है नहीं, गलत होने की गुंजाइश तो दिख नहीं रही है, लेकिन वही है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। चलिए, छविगिरी, बहुत बढ़िया। आंसर जो हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा कि आंसर यहाँ जो बनना है अपना, वह बन जाएगा ये वाला। चलिए आंसर दीजिए फटाफट तेजी से। आंसर जो आ रहा है आपका, इसको तो गलती करने की गुंजाइश नहीं है ना, इसमें तो गलती की गुंजाइश नहीं लग रही है मुझे, जहाँ तक लग रहा है। लेकिन डी भी बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं जिसमें दोनों से कोई नहीं है, बी है जिसमें केवल एक है, ए है जिसमें केवल बी है जिसमें केवल दो है, ए है जिसमें केवल एक है, और सी है दोनों में से दोनों सही है। तो बहुत सारे बच्चे सही है और बहुत सारे बच्चे उसी प्रकार से गलत कर रहे हैं जिन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर आपने शायद रिवीजन नहीं किया होगा, मे बी पॉसिबल। लेकिन वही है, थोड़ा सा फिर टेस्ट लेने का मोटिवेशन भी कम होता चला जाता है, क्योंकि ऐसे सामान्य से प्रश्न को अगर गलत करते हैं तो फिर लगता है कि टेस्ट लेने का कोई फ़ायदा, बहुत बेनिफिट है नहीं। अभी अपने पास जो आंसर आ रहा है वह लगभग आ रहा है आपका 45% के आसपास बच्चे, 44% के आसपास बच्चे सही दे रहे हैं। 44% के आसपास बच्चे सही दे रहे हैं, यही रेशियो हमारा रहता है। मामलुक वे नहीं होते हैं जो जन्म से स्वतंत्र होते हैं,
जो दास होते हैं, दासों को मामलुक कहा जाता है। और जरूरी नहीं है कि वह सुल्तान बने ही बने। क्यों जरूरी होगा? सब सुल्तान कैसे बन सकता है कि जो भी मामलुक है वो सुल्तान बनेगा? पहले तो ये टर्म भी गलत है कि हर व्यक्ति सुल्तान नहीं बनेगा, सुल्तान तो कोई एक व्यक्ति बनेगा। दूसरा है, मामलुक जो होता है वह जन्म से स्वतंत्र नहीं होता है, जन्म से दास होता है। देखिए, एक हम कहते हैं मामलुक और एक हम कहते हैं ताजिक। ताजिक क्या होता है? ये जन्म से स्वतंत्र होता है, जन्म से स्वतंत्र। ये क्या होगा? दास सरदार होगा, दास सरदार ये होगा। तो मामलुक जन्म से स्वतंत्र नहीं होगा, ये दास होगा। हाँ, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल में इलवरी वंश के शासकों ने शासन किया था, इसलिए इसको इलवरी वंश भी कहा जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कहता है कि फिरोज तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कौन सा कथन सत्य है फिरोज तुगलक के संदर्भ में? इसने अमीरों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया, उलेमा वर्ग को शासन में हस्तक्षेप करने की छूट दी, बंगाल तथा जाजनगर पर सैन्य अभियान किया, गुलामों का विभाग स्थापित किया। कौन सा यहां पर सही हो जाएगा? अपना विकल्प 1, 2 तथा 3, 1, 2, 3 तथा 4, 1 तथा 4, 2, 3 तथा 4, 2, 3 एंड 4। क्या हो जाएगा? इसने अमीरों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया, उलेमा वर्गों को शासन में हस्तक्षेप को छूट दिया, बंगाल और जाजनगर पर सैन्य अभियान किया था और गुलामों का विभाग स्थापित किया था। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1 एंड 4 एंड 2, 3, 4। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास जानकारी नहीं होती है तो हम विकल्प के सहारे भी चलते हैं। जो ऑप्शन होता है उसके सहारे भी हम आंसर ठीक कर सकते हैं। देखते हैं क्या आप आंसर ठीक कर पा रहे हैं या नहीं। तो आंसर जो इसका हो जाएगा, आंसर इसका यहां पर हो जाएगा आपका चलिए, आंसर क्या हो जा रहा है? आंसर हो रहा है अपना, ठीक है, अमित यादव जी, मंदाकिनी, प्रदीप, MK। चलिए, इस बार तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ बच्चों ने सही किया है। आकाश कुमार कनौजिया, यश वर्मा का आंसर है, प्रतिपाल का आंसर है, मनीष मांझी का आंसर है, सजाद खान का है, ज्योति चौहान का आंसर है, अंशु यादव का है और प्रिया यादव। इस बार मैं देख रहा हूँ कि लगभग हालांकि सभी बच्चे का ठीक जा रहा है। शिवांगी है, शिवांगी कुशवाहा का ठीक है, चलो। छवि गिरी है, दीपिका, विश्वकर्मा, गीता, खुशी मौर्य, अनिल कुमार जी, सविता। लास्ट आंसर मैंने देखा, आंसर जो अपना आ रहा है लगभग 45% के आंसर पर 17%, 11% और 25%। आंसर अपना आ रहा है लगभग यहाँ नीलाक्षी वर्मा, आंसर 44% के आसपास सही आंसर गया है। 44% के आसपास सही आंसर गया है। देखिए, इसने अमीरों पर कठोर नियंत्रण क्यों स्थापित किया? ये तो वंशानुगत कर देता है, वह तो नियंत्रण एकदम ढीला कर देता है। यही तो फिरोज शाह तुगलक की खासियत है। इसने अमीरों पर कोई नियंत्रण ही स्थापित नहीं किया, बल्कि इसने क्या कर दिया, उसको एकदम ढीला छोड़ दिया। भाई आप वंशानुगत हो, आप ही शासन चलाओ, मुझे कोई नियंत्रण नहीं रखना है। यहाँ तक कि उसने भ्रष्टाचार वगैरह को भी प्रोत्साहन दिया। उलेमा वर्गों को प्रशासन में हस्तक्षेप को छूट कर दिया, सही है। बंगाल और जाजनगर पर सैन्य अभियान किया, जाजनगर को ही हम क्या कहते हैं, ओडिशा कहते हैं। गुलामों का पृथक विभाग स्थापित किया। 2, 3 एंड 4 आंसर होगा। आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सल्तनत काल में परगना एक प्रशासनिक इकाई थी जो सूबे से बड़ी होती थी। सल्तनत काल में परगना एक प्रशासनिक इकाई होती थी जो सूबा यानी प्रांत से बड़ा होता था। फिरोज तुगलक के काल में किसी परगने की सूचना नहीं मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक तक मंगोल आक्रमण के कारण सल्तनत की सीमा सतलज नदी तक आ गई थी। क्या सही हो जाएगा? सल्तनत काल में परगना एक प्रशासनिक इकाई थी जो सूबे से बड़ी थी। फिरोज तुगलक के काल में किसी परगने की सूचना नहीं मिलती है और मोहम्मद बिन तुगलक तक मंगोल आक्रमण के कारण सल्तनत की सीमा घटकर सतलज नदी तक आ गई थी। सतलज नदी वर्तमान में हरियाणा में प्रवाहित होता है। वर्तमान में हरियाणा और पंजाब के बीच प्रवाहित होता है सतलज नदी। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं,
सल्तनत काल में परगना एक प्रशासनिक इकाई थी जो सूबे से बड़ी होती थी। फिरोज तुगलक के काल में किसी परगने की सूचना नहीं मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक तक मंगोल आक्रमण के कारण सल्तनत की सीमा सतलज नदी तक आ गई थी। 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3 और नन ऑफ दीज, यानी कोई भी सही नहीं है, यानी सभी गलत। क्या आंसर हो जाएगा, एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे। हड़बड़ाहट नहीं देखेंगे, हड़बड़ाहट में आंसर नहीं देखेंगे। मंदाकिनी, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने सोचा है। तो हड़बड़ाहट में आंसर नहीं देंगे, हड़बड़ाहट में आंसर देंगे फिर गलत हो जाएगा। जैसे हड़बड़ाहट में आंसर देंगे, बढ़िया से समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन अपने पास है सब क्लियर है, एकदम से अल्ट्रा क्लियर है, इसमें गलत होने की कोई गुंजाइश है नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन वही है कि आप कितना क्या कॉप अप कर पाते हैं, कितना आपने याद रखा है, ये इस पर ध्यान जाएगा आपका। प्रश्न तो अपने हिसाब से बनाया जाता है ताकि सरलता से बन पाए। बी का आंसर है 2 and 3। फिरोज तुगलक के काल में किसी परगने की सूचना नहीं मिलती है, बच्चे अधिकांशतः यही कह रहे हैं। 2 and 3 का मतलब है। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सतलज नदी तक आ गया था, ये भी कमाल की बात है। सतलज नदी हरियाणा का मतलब है कि दिल्ली के ठीक नज़दीक मंगोलों की सीमा आ गई थी। किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, कमाल की बात है। फिर मंगोल आक्रमण, मंगोलों यानी मध्य एशिया में हम कैसे प्रसार करने की कोशिश कर रहे थे। जो 3,75,000 की सेना मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, वह क्यों बनाई थी, जब हरियाणा तक आ ही गया था तो इस काल में मंगोल साम्राज्य का विघटन हो गया था। जहाँ तक मैंने इतिहास पढ़ा है, यहाँ तक मंगोल तो कभी पहुंच ही नहीं सकते, अगर पहुंचेंगे तो फिर उनके लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अपना पास जो आ रहा है वह 27% के आसपास का आ रहा है। चलिए, कम से कम 0% तो नहीं आया है। सल्तनत काल में परगना एक प्रशासनिक इकाई थी जो सूबे से बड़ी नहीं होती थी। परगना जैसे हम कहते हैं सूबा, सूबा मतलब प्रांत हो, इसको हम कभी कभी इक्ता कहते हैं। इक्ता के बाद हम देखते हैं सिख होता है, सिख के बाद परगना होता है, परगना के बाद हम ग्राम देखते हैं, वैसे 84 होता है। परगना तो एक छोटी सी इकाई है, गांव से ठीक बड़ी जिले टाइप की इकाई है। सूबा तो सबसे बड़ी इकाई है, तो यहाँ से हम नहीं ये कर सकते ना, सूबे से बड़ी इकाई तो ये हो नहीं सकती है। दूसरा, अफीफ कहता है फिरोज तुगलक के काल में किसी परगने की सूचना नहीं मिलती है, जबकि अफीफ कहता है कि 55 परगने थे, 55 परगने तो थे इसके काल में। सबसे अच्छी सूचना जो मिलती है परगने की, वह फिरोज तुगलक के शासनकाल की ही मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सतलज नदी तक साम्राज्य की सीमा सिमट नहीं गई थी, बल्कि ब्यास नदी से नीचे तो कभी आया नहीं है। और इस काल में मंगोलों का विघटन भी हो गया था, तो खुद मोहम्मद बिन तुगलक मध्य एशिया में अभियान करने के लिए तैयार था, जो बड़ी सेना उसने बनाई थी। तीनों के तीनों गलत हैं, आंसर डी हो जाएगा। सभी के सभी गलत हो जाएंगे, तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। कोई भी सेनानायक स्थापित राजवंश के शाहजादों को दरकिनार करके खुद गद्दी पर काबिज हो सकता था, बशर्ते उसे अमीर और सेना का समर्थन प्राप्त हो। इसका उदाहरण सबसे पहले किसने पेश किया, सबसे पहले कौन ऐसा था इस विकल्प में से जो यह बता सकता है कि जो राजवंश चल रहा है उसको हम हटा दें और उसकी जगह अपने राजवंश की स्थापना कर दें। सबसे पहले ये शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन के वंश को हटा दिया था और अपने को खुद को स्थापित कर लिया था सेना के समर्थन के आधार पर। लेकिन यहाँ तो इल्तुतमिश है नहीं, यहाँ कोई और होगा। तो कोई भी सेना नायक स्थापित राजवंश के शाहजादों को हटाकर खुद गद्दी पर काबिज हो सकता था, बशर्ते उसे अमीर और सेना का समर्थन प्राप्त हो। तो इसका उदाहरण सबसे पहले किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने स्थापित राजवंश को हटा दिया, स्थापित राजवंश के राजकुमारों को हटा करके और खुद अपने राजवंश की स्थापना कर ली। इनमें से कौन है, वैसे सबसे पहले इल्तुतमिश ऐसा करता है, लेकिन इनमें से कौन होगा जिसने कि यह कार्य करने की कोशिश की थी। आंसर जो अपना आ जाएगा वह आ जाएगा, एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है, इक्ता, सिख, परगना, ग्राम, छविगिरी, यही तो हमें चाहिए था, यही क्लियरिटी चाहिए थी हर बच्चे के अंदर। इसीलिए टेस्ट लिया जाता है कि हर बच्चे अच्छा काम कर सकें, हर बच्चे अच्छा कर सके। एक बार बस अपेक्षा होगी सभी बच्चों से कि फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, जब तक नहीं हो जाता है तब तक पढ़िए। क्या लगता है कि आप अभी इतने बड़े हो गए कि एकदम से
थक गए, हार गए, ऐसा तो है नहीं। अभी तो जन्म ही हुआ है। जन्म होने का मतलब है कि जो कैरियर है आपका मुश्किल से 2-4-6 महीने का है। कैरियर का मतलब कंपटीशन की तैयारी अपने 4-6 महीने पहले प्रारंभ की है। ऐसे में अगर थकने लग गए, हार मानने लगे, इसका मतलब धैर्य की कमी है। धैर्य बढ़ाइए, बार बार पढ़िए, एक बार नहीं होता है, 1000 बार पढ़िए। इसलिए मैंने कालिदास का उल्लेख किया था। कालिदास के हाथ में विद्या रेखा नहीं थी, फिर भी वह संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान बन जाता है। कछुए और खरगोश की कहानी मैं इसीलिए सुनाता हूँ ताकि हर बच्चा आगे बढ़ सकता है, चाहे वो स्लो हो चाहे फास्ट हो। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है लगभग सभी बच्चों का, मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का सही आ रहा है, गलत तो खैर कुछ बच्चे करते ही हैं। तो आंसर यहाँ पर जो आ रहा है लगभग 15 है, 56 है, 21 है और 6% है। तो लगभग लगभग सभी बच्चों के आंसर मैं देख रहा हूँ 57% के आसपास, जो आज का मैक्सिमम स्कोर शायद होगा। 57% बच्चों ने सही उत्तर दिया है, बलबन हो जाएगा। बलबन ने इल्तुतमिश के वंश को हटाया और खुद शासक बन गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इल्तुतमिश ने बंगाल तक अभियान किया था। इल्तुतमिश ने जौनपुर के शासक को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया था। इल्तुतमिश को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और इल्तुतमिश ने चिहलगानी नामक संस्था की स्थापना की थी। चिहलगानी नामक संस्था की स्थापना की थी। क्या सही होगा? 1 2 3, 1 2 3 4, 1 and 4 के ओनली 4। इल्तुतमिश ने बंगाल तक अभियान किया था। इल्तुतमिश ने जौनपुर के शासक को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया था। इल्तुतमिश को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और इल्तुतमिश ने चिहलगानी नामक संस्था की स्थापना की थी। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 and 4 एंड ओनली 4। क्या सही हो जाएगा? ध्यान से उत्तर देंगे। इल्तुतमिश को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इल्तुतमिश ने बंगाल तक अभियान किया। एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। मुझे लगता है कि आसानी से अब आपके पास आंसर आ चुका होगा। मैं जरा विकल्प लगा देता हूं, ध्यान से पढ़ेंगे। आंसर जो इसका होना चाहिए, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे गलत हो जाएगा। भाषा ऐसी है कि आपको क्लियरिटी की जरूरत है। अगर भाषा अच्छी नहीं समझ पाएंगे तो आप सीधे सीधे गलत करते चले जाएंगे, क्योंकि गलत होने का बलबन को तो अमीरों का, किसने कहा कि मेरा आंसर ठीक है? तो ज़्यादा दिमाग लगाने वाला ही आंसर ठीक कर पाएगा ना। ऐसा मेरा आंसर ठीक है, कैसे आंसर ठीक हो जाएगा? जब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि गलत है तो गलत है ना। मतलब ज़्यादा होशियार कभी कभी जो है ना फंस जाता है। बलबन को अमीरों का समर्थन प्राप्त नहीं था। किसने कहा अमीरों का समर्थन प्राप्त नहीं था? 20 साल तक तो वह खुद अमीरात चलाता रहा, उसको समर्थन कैसे नहीं होगा? ज़्यादा कभी कभी दिमाग लगाते हैं ना, तो यही पतन का कारण बन जाता है। इसी वजह से आपकी गलत हो गया आंसर। जो भी बच्चे थे, मैं नाम तो नहीं देख पाया, लेकिन थोड़ी खरी खोटी सुना देते हैं कि जो टीचर कह रहा है, यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं कि मतलब पता ही नहीं है कि क्या लेना चाहिए, क्या भाषा देनी चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। आपका आंसर सही है, आप जान रहे हो, इसका मतलब होशियारी का ज़्यादा दावी है कि ज़्यादा मतलब हम होशियार हो गए। इल्तुतमिश ने बंगाल तक अभियान किया। इल्तुतमिश ने जौनपुर के शासक को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इल्तुतमिश को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इल्तुतमिश ने चिहलगानी नामक संस्था की स्थापना की। आंसर क्या हो जाएगा 18 का? 18 का जो आंसर हो रहा है, खत्म हो गया क्या? ओके, मैंने पोल नहीं देखा, पोल नहीं देखा, तो पोल जो नहीं देखा फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर सी हो जाएगा 1 and 4। इल्तुतमिश ने बंगाल तक अभियान किया था, सही है। इल्तुतमिश ने जौनपुर को नहीं बसाया था, जौनपुर तो नगर बना ही नहीं था, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे नगर की स्थापना की थी। इल्तुतमिश का कोई पुत्र नहीं था, यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद तक हम देखते हैं बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन अयोग्य था। अयोग्य होने की वजह से उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और इल्तुतमिश ने यहाँ पर चिहलगानी नामक संस्था की स्थापना की थी। 18 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्या इकोनॉमी की क्लास है क्या अभी तुरंत? मुझे आइडिया नहीं है, तो लेकिन मैं जल्दी से जल्दी 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? बख्तियार काकी नामक सूफी संत ने खुसरो से भेंट स्वीकार किया और उसे सम्मान दिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नेतृत्व में अधिकारियों के एक गुट ने खुसरो के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे मार डाला था। क्या सही होगा? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं।
बख्तियार काकी नामक सूफी संत ने खुसरो से भेंट स्वीकार किया था और उसे सम्मान दिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नेतृत्व में अधिकारियों के एक गुट ने खुसरो के विरुद्ध विद्रोह कर उसे मार डाला था। केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से देंगे। अच्छा है तो चलिए, या तो मैं यहीं पर ड्रॉप कर देता हूं ताकि एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप यहां पर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हो गया मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने में, डिले हो गया, तो आंसर मैं फटाफट लगा देता हूं कि आंसर यहां पर हो जाएगा कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत है। तो 1 मिनट का और दीजिएगा। इकोनॉमी की क्लास है ना। अंशु के विजयनगर और बहमनी वाले चैप्टर से तो क्वेश्चन थे ही नहीं, तो अच्छा है ना, नहीं था तो आपके लिए अच्छा ही था। तो कोई ज़रूरी है कि कहा जाता है कि पूरे इतिहास से प्रश्न पूछेंगे, तो पूरे इतिहास से सब क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। ये मेरी मर्जी है कि मैं कहाँ से क्वेश्चन पूछूँ। आपने रिवाइज कर लिया तो कोई ऐसा तो है नहीं कि अनपच हो जाएगा, फायदा ही हुआ होगा ना। क्वेश्चन आए ना आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, जो मैंने पोल लगाया है उसको देख लेता हूँ। आंसर आपका हो जाएगा लास्ट जो विकल्प आप आ रहा है, विकल्प जो आ रहा है वह लगभग अनिल गलत व्याख्या कर रहे हैं भाई जी। आंसर यहाँ जो हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ, फटाफट करा देता हूँ। आंसर अपना यहाँ समाप्त हो रहा है, मैं उसको थोड़ा तेजी से कर दूंगा, आप तेज रहिएगा। 35% के आसपास ही आंसर सही आ रहा है, 36% के आसपास आंसर सही आ रहा है। 36%। बख्तियार काकी नहीं था ना, या तो था निजामुद्दीन औलिया था, निजामुद्दीन औलिया था ना। बख्तियार काकी तो बहुत पहले होगा भैया, ये खत्म, गलत है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वाला भी गलत है, क्योंकि खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या की थी, ना कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने खुसरो की हत्या की थी। और खुसरो के खिलाफ जो विद्रोह किया था वह गयासुद्दीन तुगलक था। आंसर दोनों विकल्प हमारे गलत हैं, आंसर डी हो जाएगा। 20 लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी से इसका उत्तर देंगे क्योंकि क्लास आपकी शुरू हो गई होगी। बस मैं खत्म करता हूं। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सत्य है? ओहो, चलिए ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया, तो इसको हटा ही दीजिए। 19 क्वेश्चन का ही सेट अपने पास रहेगा, 19 क्वेश्चन का ही सेट था। चूंकि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, लास्ट वाला जो मैंने देखा नहीं वो रिपीट हो गया था, तो 19 पर ही स्कोर जाएगा। और जो बच्चे का स्कोर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कम से कम, चूंकि एनसीईआरटी की क्लास है, 16/19 जरूर होना चाहिए। इतना क्वेश्चन आपको जरूर बनाना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी सार बैच में हैं तो बेसिक बैच है, यहाँ इतना जरूर आपको बनाना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए 20 पर नहीं होगा, 19 पर ही हम स्कोर अपना करते हैं। चलिए शिवांगी, थोड़ा सा स्थिरता लाइए दिमाग में। क्वेश्चन गलत सही होते रहते हैं, लेकिन क्या कॉज सही था क्वेश्चन गलत होने का, ये हमें देखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट था तो मैंने उसको हटा दिया है, तो 19 पर ही मैंने स्कोर कर दिया है। इजाज़त दीजिए, दूसरी क्लास शुरू हो गई, टाइम नहीं है बात करने का, तो आप अपना स्कोर मुझे शेयर कर सकते हैं, ग्रुप पर मत करिएगा। बाय एंड टेक केयर।